अस्सलाम वालेकुम। Okay, ji, I have assigned you one IGCSE paper. I think that was May June 2022 variant 4 1. So paper 4 मैंने आपको assign किया था variant 4 1. आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब उसके हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। पेपर क्यों नहीं शो?
ओके जी, बताइए प्रॉब्लम्स उस पेपर के जो आपने अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन 1C सेकंड पार्ट, 1A थर्ड पार्ट, फाइंड द अपर क्वार्टाइल। देखिए एक बात तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है, तो आपका ये जो पार्ट 1 है आपने ये नहीं किया होगा ओ लेवल वालों ने, लेकिन करना कोई मुश्किल भी नहीं था इसमें। स्टेम एंड लीफ डायग्राम, और अगर स्टेम एंड लीफ डायग्राम के मुताबिक देखें तो आपके पास, आपने अगर अरेंज कर लिया तो बताइए आपने क्या नंबर लिखे ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। 7, एक और दफा 7, 8, 8, ये बंद करेंगे, 2 दफा 9, फिर ये आपके पास डाटा था और आपको फाइंड करना था इसका मीडियन पहले। मीडियन आप टोटल वैल्यूज काउंट करें, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब 15 वैल्यूज हैं तो उसकी जो मिडल में वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, मिडल में। जब आपके पास, तो आपका मिडल मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, n प्लस 1 ओवर 2th वैल्यू, ऐसे ही करते हैं। 15 प्लस 1 ओवर 2 मीन 16 ओवर 2 मीन 8th वैल्यू। आप इस डाटा की देखिए 8th वैल्यू क्या है। इस डाटा की 8th वैल्यू आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th वैल्यू क्या बन रही है, 21। दिस इज 21। इस डाटा का मीडियन इज 21। फिर अब आपसे पूछ रहा है अपर क्वार्टाइल। नॉर्मली जो ओ लेवल वाले हैं उनको पता है कि अपर क्वार्टाइल वगैरह वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में आता है। इसमें स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इस तरीके से अपर क्वार्टाइल पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं कह सकते। अगर पूछे तो हम क्या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास ये फुल डाटा है, ये फुल डाटा है, उस डाटा की जो मिडिल वैल्यू है वो क्या होती है, वो मीडियन होती है। अब मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट हाफ है वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, जो फर्स्ट हाफ का फर्दर मीडियन मिडिल होता है उससे हम क्या कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल। और इसी तरीके से जो सेकंड हाफ का मिडिल होता है वो होता है अपर क्वार्टाइल। तो आप मुझे बताइए कि आपने ये डिसाइड किया, टोटल वैल्यूज थी इसमें आपके पास कितनी वैल्यूज थी, 15। उनमें से 8th वैल्यू तो आपके पास होगी, उनमें से 8th वैल्यू होगी आपके पास मीडियन। आप मुझे बताइए फर्स्ट हाफ में कितनी वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज। और दूसरे हाफ में भी कितनी वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज। तो मतलब वो जो 7 वैल्यूज है दूसरे हाफ में वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं, ये 1 1 2 3 3 4 5। अब इस ये सेकंड हाफ ऑफ द डाटा है। सेकंड हाफ ऑफ द डाटा का जो मिड वैल्यू होगी, मीडियन होगा, वो अपर क्वार्टाइल होगा, या जिसको आप 3/4 भी कहते हैं। इसका मिडिल क्या बन रहा है, ये इसका मिडिल मीडियन ये बन रहा है ना, 3 मीन 23। अपर क्वार्टाइल इज 23। जी क्लियर है। इस क्वेश्चन में से कोई और पार्ट, जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फोर्थ पार्ट। ओहो, रेज कर दिया मैंने डाटा।
Rahul draws a pie chart to show this information. Calculate the sector angle for the number of days the temperature is 18 degrees Celsius. 18 कितनी दफा आ रहा था? 2 दफा. सो 18 का हम 18 की फ्रीक्वेंसी है 2 और टोटल वैल्यूज कितनी थी? 15 आउट ऑफ 360. हम देखना चाह रहे हैं कि जो 18 डिग्री सेल्सियस है वो है 2 टाइम और टोटल वैल्यूज है 15. तो 18 का हिस्टोग्राम, सॉरी, अगर सेक्टर पाई चार्ट बनाए तो पाई चार्ट में टोटल एंगल होता है 360. सो 360 में इसका कितना एंगल होगा? सो 2/2/15 इंटू 360. ये फॉर्मूला ही है बेसिकली. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं. θ/360 वो आपका अगर एंगल गिवन हो उससे आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं. वो θ/360 इंटू पाई आर के वो तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह पढ़ा हुआ है. यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर नहीं फाइंड करना था, एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना. आप उसी एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है उसमें से थीटा को सब्जेक्ट बना लें, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. 1c का. अच्छा, 1 के बी पार्ट में भी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है जो कि ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है. आपने सी पार्ट का है. सी सेकंड पार्ट, दिस वन. जी ये बिल्कुल है, हाँ, दोनों के सिलेबस में. अ न्यू टेबल, ये वाला कह रहे हैं, विद द डिफरेंट क्लास इंटरवल इज कंप्लीटेड. Time 40 to 90, the frequency is 86. Time 90 to 150, the frequency is 114. On a histogram, the height of the bar for the 40 to 90 interval is 17.2. आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बार फॉर द 90 टू 150. देखिए, यही आपको डाटा अगर हिस्टोग्राम बनानी हो इसकी, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. आपको ये बात पता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चले का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. अगर हम यही फॉर्मूला यूज करें, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 86 और क्लास विड्थ कितनी है? 50. आप कैलकुलेटर यूज करें और बताइए 86 ओवर 50 कितना बनता है. बताता हूँ. इसका आंसर 1.72 तो नहीं आ रहा. 1.72 आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है. अब नॉर्मली आप क्या करते हैं कि वही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर देते हैं, वही आपकी हाइट ऑफ रेक्टेंगल होती है. लेकिन अगर आप उसको देखें तो उसने खुद बताया कि हाइट ऑफ रेक्टेंगल 1.72 नहीं है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल 17.2 है. तो इससे आप क्या समझे कि जो हिस्टोग्राम में जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो हाइट ऑफ रेक्टेंगल होगी. सो इसी तरह अब आप इस सेकंड की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करें. वो कैसे फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ मीन 114 को डिवाइड करें. विड्थ कितनी है? 60. 90 से लेकर 150 तक 60. सो 114 डिवाइडेड बाय 60, बताइए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ रही? सॉरी, 1.9. 1.9. तो बताइए हाइट ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 10. सो मल्टीप्लाई बाय 10 मीन 19. सो हाइट ऑफ रेक्टेंगल होगी 19 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ रेक्टेंगल नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही होती है. लेकिन अगर उसने कोई एक हाइट ऑफ रेक्टेंगल खुद दी हो तो उसको आप चेक कर लिया करें कि क्या वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वही है जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है. समटाइम्स ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया होता है, यहाँ जैसा 10 मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो अगर इसने 10 से मल्टीप्लाई किया हाइट ऑफ रेक्टेंगल के लिए, तो आप बाकी क्लासेस के लिए भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को 10 से मल्टीप्लाई करें. नेक्स्ट बताइए भाई. क्वेश्चन 4 पार्ट एफ से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है? बैठिए. 4 से पहले, 4 पार्ट एफ से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए फिर क्वेश्चन 4 करते हैं. पार्ट एफ. पार्ट एफ है फाइंड एक्स
when j inverse of x is equal to 4। अच्छा जी, ये जो फंक्शन वाला टॉपिक है, ये भी आईजीसीएसई के सिलेबस में कॉम्पोजिट फंक्शन उनके सिलेबस में है, एफ जी ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, लेकिन ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये जो पार्ट है ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें कॉपी करना है, हमने फाइंड करना है एक्स और जे इनवर्स ऑफ एक्स गिवन है 4। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन में जे ऑफ एक्स अगर हमने फाइंड, ये जे ऑफ एक्स गिवन, जी जे ऑफ एक्स गिवन है 5 पावर एक्स। सो जे इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है, हमने एक्स फाइंड करना है। कैसे करें? देखिए एक मिनट, जिस तरीके से साइन फंक्शन होते हैं, साइन फंक्शन, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो साइन इनवर्स हो जाता है। मेरा अगर लिखा हुआ ना साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आप साइन को उधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स वाई। या आपके पास अगर कहीं लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू, अगर साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल साइन हो जाएगा, मीन साइन क्यू बन जाएगा। तो जितने भी फंक्शन हैं, एक फंक्शन को एफ को दूसरी तरफ शिफ्ट करें एफ इनवर्स बन जाता है, और अगर एफ इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो सिंपल एफ बन जाता है। यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें तो जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है, ये गिवन है 4। तो अगर मैं जे इनवर्स को उधर शिफ्ट करूं तो एक्स आपके पास आ जाएगा जे ऑफ 4। क्या ऐसा ही है? मीन अगर जे इनवर्स ऑफ एक्स 4 है तो एक्स इज इक्वल टू जे इनवर्स से शिफ्ट करेंगे तो जे ऑफ 4 होगा। आप मुझे इसमें से जे ऑफ एक्स आपको गिवन है, क्या आप जे ऑफ 4 बता सकते हैं क्या होगा? 5 पावर 4 होगा, और 5 पावर 4 इज 625। सो जे ऑफ 4 इज 625, और जे ऑफ 4 अगर 625 है इसका मतलब एक्स इज 625। जी ये क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट इन्होंने पूछा, इससे पहले मुझे मैसेजेस किए हुए हैं, जब मैं पूछूं प्लीज फौरन बता दिया करें, मुझे लगता है कि क्वेश्चन 2 सी पार्ट मरियम, क्वेश्चन 2 अगर अनम्यूट होके फौरन से बता दिया करें ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन 2 की तरफ वापस चलते हैं जी, क्वेश्चन 2 सी पार्ट क्या है? ये है क्वेश्चन 2 सी पार्ट। फेरी invest some money, the rate of interest for the first year is 2.5%. At the end of the second year, at the end of the second year, the overall percentage increase of Ferry's investment is 6.6%. Find the rate of interest for the second year. जी ये सम अमाउंट, हमें ओरिजिनल अमाउंट नहीं पता जी, बताइए कैसे करना है। उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट की 2.5%, मीन फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो था वो 2.5% था। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐसा क्या बने कि ओवरऑल जो उसकी अमाउंट है वो 6.6% इंक्रीज हो जाएगी। जी थोड़ा सा तौबा करें यार, कह रहे हैं 6.6 में से 2.5 माइनस करें ठीक आ जाएगा, ठीक आएगा या नहीं? मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ठीक नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उमैर के पास है 100 रुपीज, चले इतने कम तो नहीं इनके पास होते, 1000 कर लेते हैं, लेकिन 100 के साथ कैलकुलेशन आसान होती है ना, इसलिए मैं 100 ले लेता हूँ। परसेंटेज की जब आपको ओरिजिनल नंबर ना पता और परसेंटेज इन्वॉल्व हो तो आप 100 नंबर लिया करें, वो इजी होती है उसकी कैलकुलेशन। या 1 ले लिया करें, 1 ले या 100 ले। 100 लेने से अगर मैं कहूं कि इनकी अमाउंट को 2% इंक्रीज करते हैं, बताइए इनके पास अमाउंट क्या बन जाएगी? 102।
ये तो डायरेक्ट पता चल गया। अब मैं कह रहा हूं कि इनकी ये जो अमाउंट है, अब इसको दोबारा आप 3% इंक्रीज कर दें। इसको आप 3% इंक्रीज करें। तो 102 को 3% इंक्रीज कैसे करना है? मल्टीप्लाई बाय 3/100 करके फिर ऐड कर लें, या डायरेक्ट 103/100 कर लें। ऐसे ही है ना? ये क्या बनती है, जरा अमाउंट चेक करें। पहले मैंने 2% इंक्रीज किया, 102 बन गया, उसको फिर 3% से इंक्रीज कर रहा हूं। अब बताइए अमाउंट क्या बन रही है, न्यू अमाउंट। 105.06। ऐसे ही है। आप मुझे ये बताइए कि टोटल इंक्रीज इनका इन टू ट्रांजेक्शन में टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना आया। इनकी अमाउंट 100 से इंक्रीज होगी, कितनी बन गई? 105.06। ऐसे ही है। 100 से इंक्रीज होके 105.06 बन गई। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना आ रहा है, 5% या 5.06%? तो 5.06% इंक्रीज आया है, 5% नहीं है। अगर देखा है जिसका ये फॉर्मूला बता रहे थे कि ये 2% है और वो 3%, ओवरऑल 5% इंक्रीज नहीं आ रहा, 5.06% डिफरेंट अमाउंट आती है। बेशक वो थोड़ा सा वो स्लाइड चेंज ही होता है, लेकिन वो स्लाइड चेंज मार्क्स देने के लिए बहुत मायने रखता है। और वैसे भी उसने 2 मार्क्स किस लिए दे दिए हैं? 6.6 माइनस 2.5 करने का। अच्छा, अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप जरा देखते हैं। उसने बताया कि जो ओरिजिनल 100 अमाउंट हम ले लें, हमें ओरिजिनल अमाउंट भी नहीं पता। जो ओरिजिनल अमाउंट है वो 100 से इंक्रीज होके कितनी बन गई है बताइए। अगर 6.6% से इंक्रीज हुई है तो वो कितनी बन गई है? 106.6 बन गई है। अब वो कह रहा है इसको स्टेप्स में करें। स्टेप्स में करें मीन पहले 100 को इंक्रीज करें 2.5% से, तो ये अमाउंट क्या बन जाएगी? 102.5। ऐसे ही है। अब बताइए इसके ऊपर क्या परसेंटेज अप्लाई की जाए, इसके ऊपर क्या परसेंटेज अप्लाई की जाए कि ये अमाउंट 106.6 बन जाए, ये बताना है। यही है ना क्वेश्चन। अब हम ये कैसे बताएंगे ये परसेंटेज कितनी है? जी, ओरिजिनल अमाउंट पे क्या परसेंटेज अप्लाई की जाए कि वो 106.6 बन जाए। देखिए हर कोई इस क्वेश्चन को अब डिफरेंट, अब परसेंटेजेस हर कोई डिफरेंट वे से करता है। कुछ लोग रेशियो मेथड से करते हैं, कुछ फॉर्मूले से करते हैं। सो वन इन्होंने जो इसको अगर हम एक्स कर लें, सो कुछ लोग करेंगे x% ऑफ 102.5 इज इक्वल टू 106.6। वो देखेंगे x क्या आएगा, वो x इनका 100 समथिंग आएगा, तो वो उससे परसेंटेज का अंदाजा लगा लेंगे। सो x%, अगर इसी तरह करना है तो x% ऑफ 102.5 इज इक्वल टू 106.6। आप ये परसेंटेज बताइए x क्या आ रहा है। ये याद रखिए वो 2% 3% नहीं आएगा, ये 100 समथिंग आएगा। परसेंटेज हम खुद निकालेंगे। ये चेक करें कैलकुलेशन से क्या नंबर बनता है। 106.6 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड करें 102.5 से। एग्जैक्ट 104%। मीन कितना इंक्रीज कितना आ रहा है? 4%। आपने डिवाइड किया 102.5, सो 4% इंक्रीज होगा। सो पहले 2.5% अप्लाई करें, फिर 4% अप्लाई करेंगे तो 106.6 अमाउंट बने। जी क्लियर है? जिससे भी पूछा था। नेक्स्ट बताइए प्लीज जल्दी से। जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने अटेम्प्ट किए पेपर, कितने दिन रह गए? अब मैं नहीं गिन रहा, अब आप लोग पता नहीं, आप लोग अभी भी नहीं गिन रहे। 14 डेज लेफ्ट। जी जहरा ने कहा है पार्ट डी, पता नहीं किसका पार्ट डी है, इसी का शायद कहा है, इसका है डी पार्ट। ओके जी, एक्सपोनेंशियल डिग्री इंक्रीज और एक्सपोनेंशियल
डिके ये भी आईजीसीएसई के सिलेबस में ही है। जीसी वालों ने किया ही कुछ नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो क्या बैठे हुए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सारा नहीं है। जी आ, ये जरा देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव ये किसने पूछा है, डी पार्ट या मैं वैसे ही करा, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट ही पूछा, पार्ट डी ऑफ। ये कोई आईजीसीएसई वाला है जो पूछ रहा है ये, आप लिखिए, टेंशन वाली जो बात है। जी आईजीसीएसई वाला कोई है जिसने ये किया और वो पूछ रहा है। जीसी वालों को तो टेंशन ही कोई नहीं है, उनका तो जाना ही नहीं है। वैसे ही मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर भी, कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो क्या है, वैसे भी क्योंकि मैं इसको लिंक कर सकता हूँ ओ लेवल वालों के लिए, कि उनके पेपर में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है मैं बताने लगा। A radioactive substance decay at an exponential rate of 2% per day. The initial mass is 80 ग्राम। ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है या ग्रोथ होती है या एक्सपोनेंशियल डिके है, किसी भी क्वांटिटी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब किसी क्वांटिटी में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना। लीनियर ग्रोथ क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन मीन लीनियर के विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक सेम रेट के साथ इंक्रीज होना, ये एक लीनियर ग्रोथ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो इस तरह एक कर्व पाथ बनता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इंक्रीज कर रही होती है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एग्जांपल है। आप बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 होल पावर टी। सो अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई भी एक क्वांटिटी, यहाँ पे उसने कहा है कि सब्सटेंस डिके हो रहा है, ये तो कम हो रहा है ना, मैं अगर कहूँ ग्रो कर रहा है, अगर मैं कहूँ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है 2% से, उसका इनिशियल मास कितना लिखा हुआ है 80 ग्राम, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट में क्या लिखें 80 ग्राम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन यहाँ पे जो ग्रोथ का रेट है वो क्या है 2%, सो 2/100 होल पावर टाइम मीन कितने डेज के बाद, 5 डेज के बाद। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 5 डेज के बाद वो जो सब्सटेंस है वो 80 जो था स्टार्ट में, वो 5 डेज के बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया, कितना बन जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं था, ये क्या था, एक्सपोनेंशियल डिके था। ये तो अमाउंट कम होगी, ये तो मैथ इसका कम होगा। बताइए फॉर्मूला में क्या चेंज है। जी ये जो रेट है 1 + R/100, ये क्या बन जाएगा 1 - R/100, दैट्स इट। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल डिके पता चल जाएगा। तो इन केस फिजिक्स में क्या, आप हर जगह लाइफ में इस्तेमाल करें, बहुत सी चीजें आपको पता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। नेक्स्ट बताइए भाई, 3C पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 3B भी है। 3B का आई थिंक सेकंड पार्ट कह रहे हैं। 3B सेकंड पार्ट पहले देख लीजिए। सबसे पहले 3 × 2⁻⁻y, देखिए 2⁻⁻y को मैंने आइसोलेट करना है पहले। इस -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, क्या हो जाएगा +1, और उधर जाएगा +1 + 1/2, क्या बन जाएगा 3/2। अब इस 3/16 को भी मैंने उधर शिफ्ट करना है। 16 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई है, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड। तो क्या आ गया 2⁻⁻y इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल, 2 और 16 कैंसिल, सो क्या रहा 8। सो 2 raised to power -y is equal to 8, मतलब 2 raised to power -y is equal to 2 power 3। So basis same, it means powers are also same. -y is equal to
3 मीन y इज इक्वल टू -3। ये था सेकेंड पार्ट बी का। और फिर अब हमने 3C करना है। वापसी का रास्ता ये है। किसने कहा? अच्छा, जी कौन कौन पूछ रहा है? सी सेकंड पार्ट आई थिंक पूछ रहे हैं। अगर तो कोई आईजीसीएससी वाला पूछ रहा है तो बताइए। जीसी के सिलेबस में ये भी नहीं है। नहीं। अच्छा, एक और बात सुनिए जरा। साइन कॉस की इक्वेशन को सॉल्व करना ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है। तो जो ओ लेवल वाले उनका तो बिल्कुल काम खत्म हो गया। और जो आईजीसीएससी वाले उनको मैंने 2 टॉपिक्स के बारे में बताया था कि उनके 2 टॉपिक्स कवर नहीं हुए। वो कौन कौन से थे? एक डिफरेंशिएशन और एक ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला। डिफरेंशिएशन मैंने इस वीकेंड पे एक्सप्लेन कर दिया, उसकी क्लास ली थी। आप में से मेजोरिटी ने ली नहीं है क्लास, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेन किया और मैंने टॉपिक वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन टॉपिक मिस हुआ है तो वो प्लीज वो देख लें। और इसी तरह मैं अगले 1-2 दिन के अंदर ये टॉपिक भी एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये भी 1 दिन का लेक्चर है। सो ये अगर किसी का प्रॉब्लम है आईजीसीएससी का तो वो लेक्चर के बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जी डी भी किसी ने पूछा, इसका डी तो है ही नहीं। नेक्स्ट प्लीज बताइए, 4 में प्रॉब्लम कोई? 5 में 4A पार्ट 2 का एक आ गया। 4A पार्ट 2। जी कंपोजिट फंक्शन ओ लेवल के सिलेबस में नहीं। अच्छा, इस चैप्टर में, इस पेपर में कुछ ज्यादा ही ऐसी चीजें आई जो कि स्पेसिफिकली आईजीसीएसई की ज्यादा है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, जो बाकी भी पेपर जो सिलेबस में है वो चीजें मुश्किल है। तो अगर कोई कॉम्पोजिट, ये जो कॉम्पोजिट्स फंक्शन है ना, जी एफ ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स, आपके बाद जो ओ लेवल वाली नई जनरेशन आ रही है ना 2 साल बाद, उनके सिलेबस में हो आ चुका है ये सारी चीजें, जितने भी पढ़ रहे हो आप ए लेवल में पढ़े। अच्छा जी, सो कोई है ऐसा जिसने ये पूछा हो और वो आईजीसीएससी का हो? ए सेकंड पार्ट, 5B सेकंड, 5B सेकंड, 5A का भी सेकंड कर। 5A का सेकंड मतलब नहीं आप। अच्छा, ये फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दैट पास, उससे ऊपर एरिया ऑफ ऑक्टागन, बी पार्ट करना। सो एरिया ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन देखनी पड़ेगी। अच्छा, ऑक्टागन पूरी बनाई नहीं है उसने। अगर कंप्लीट बनाता तो क्या होता? थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ। कुछ ऐसी ऑक्टागन बनती, लेकिन मैं एक्यूरेटली ड्रॉ कर रहा तो एक इस तरह की ऑक्टागन आपकी शायद बन जाती है। इससे पहले आप कर चुके हैं ओ ए एम 67.5 डिग्री, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है आपका ये एंगल। और अब आपको इस ऑक्टागन का एरिया कैलकुलेट करना है। ये ऑक्टागन जो ये रेगुलर है, हर साइड से ऑल जो 8 साइड हैं वो एक इक्वल हैं, और ऑल 8 इंटीरियर एंगल्स भी क्या हैं? इक्वल हैं। सो अगर आपको इस ऑक्टागन का एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या मैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कर लूं और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया ऑफ ऑक्टागन आ जाएगा? क्या मन्हा आप इस बात से एग्री करती हैं? ये देखें, इस तरह के वन, ये एक्यूरेट नहीं बनी हुई, याद रखिए। इस एक ओ ए बी का अगर मैं एरिया कर लूं, ओ ए बी का, तो ऐसी कितनी ट्राइंगल्स इस ऑक्टागन के अंदर आ रही हैं? वन, एक तो वो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है? ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कैलकुलेट करना।
सो जब वो हो गया तो उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो अब वो कैसे करें, ये सिर्फ हमारा टास्क है। उसका एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर मैं लगाऊं, जिसमें ये है बेस और ये बेस की लेंथ आई थिंक उसने 6 दी हुई है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस है उसकी 6। हाइट अगर पता चल जाए, हाइट इसकी क्या है, ओ एम। क्या हाइट फाइंड करना मुश्किल होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिएगा, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। उस ट्राइंगल की पे पाइथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगाऊंगा। ये ए एम लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये मुझे फाइंड करनी है एच। सो किस रेशियो से होना चाहिए, 10 रेशियो से हो जाना चाहिए ना। 10 67.5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच ओवर बेस। सो यहां से एच आ जाएगा 3 इंटू 10 67.5। ये हाइट आ गई, यहाँ पे हाइट। तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और जब एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपके पास ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। सही है। ओके जी, नेक्स्ट बताइए इसका। ये हमने इसका किया है पार्ट एरिया ऑफ ऑक्टागन का। नेक्स्ट 5B2। अच्छा यही वाला, इसी का सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दैट passes थ्रू द vertices ऑफ द octagon। यही जो ऊपर ऑक्टागन है, इसके वर्टिसेस, ये एक वर्टेक्स होगा, फिर आगे वर्टेक्स होंगे इस तरफ। जो इसके वर्टेक्स से सर्कल पास होगा, उस सर्कल का एरिया फाइंड कर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो क्या नहीं है हमारे पास, क्या रेडियस नहीं है हमारे पास? रेडियस, रेडियस है O to A, बिल्कुल नहीं है वो हमारे पास। क्या वो फाइंड करना मुश्किल है? हमारे पास AM भी है, हमारे पास OM भी है, पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया, पाइथागोरस थ्योरम से OA आ जाएगा। और वो OA बेसिकली रेडियस होगा इसका। और फिर फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। हो सकता है, लेकिन उसके लिए मीन वर्किंग बराबर ही बनेगी। उधर से फिर आपको एंगल ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा पहले। लेकिन एंगल ऑफ सेक्टर भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो रेडियस चाहिए ना, तो आप वो रेडियस फिर भी निकालेंगे। अगर डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर पुट करने ज्यादा इजी हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर करके मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। साइन रूल लगा सकते, देखिए जो साइन रूल है ना, वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में नॉर्मली आप अप्लाई करते हो अननोन साइड या एंगल फाइंड करने के। राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पे हमें साइन रूल की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो से ही हो जाना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर अप्लाई करना चाहते हैं साइन, जो साइन रूल तो साइन रूल है, वो कर सकते हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल पे भी। ओके जी, नेक्स्ट बताइए, इसी का कोई और पार्ट भी है क्या? प्लीज अनम्यूट हो जाए, मेहरबानी करें। मैसेज से मैं, या सारे पीछे मैसेजेस देखता रहूं, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। 6B and C, 6B and C। तो 6 क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है, उसका पार्ट बी और सी सहारा कह रहे हैं, वो देखते हैं। बी और सी सिर्फ IGCSE वाले का। IGCSE वालों के लिए कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, या उन्होंने किए हुए हैं, उनको मसला ही नहीं है जी। 6B और सी जो IGCSE के हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो बताएं। ओके, पार्ट ए भी, ए की तरफ मैं वापस आता हूं। आप बताइए बी, बी पार्ट। आपने कल वाला लेक्चर सुन लिया?
वो सुन लें, फिर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इस 6B का पार्ट 1 या पार्ट 2, ये दोनों हो जाएंगे। आपको कल वाला लेक्चर सुन लेना है। जो डिफरेंशिएशन टॉपिक आईजीसीएसटी के सिलेबस में है, कल वो मैंने, कल लेक्चर हुआ था उसका, वो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। आप वो लेक्चर सुने, और ये कंफर्म आपका 6, 5, 6, 7 मार्क्स का। अब इसी पेपर में देख लें, इसी पेपर में ये बी पार्ट डिफरेंशिएशन का आया हुआ है। 3 + 2 5 + 2 7, 7 मार्क्स डिफरेंशिएशन के हैं। वो एक लेक्चर है, अगर वो एक लेक्चर सुनते हैं तो वो मुश्किल टॉपिक नहीं है। सो ये आईजीसीएसई वाले जरूर करें डिफरेंशिएशन टॉपिक। अलवीना, आपने ऊपर सी उस ए का थर्ड पार्ट का है जी। f(x)=k, जरा ये समझिएगा, अच्छा पार्ट लग रहा है। f(x)=k हैज 3 सॉल्यूशन। -1.5 से 5, पीछे ग्राफ जो बना हुआ है वो -1.5 से 5 तक बना हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ये देखिए, जो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं, ये उन्हीं को ही समझ आ रहे होंगे जिन्होंने पहले घर में अटेम्प्ट किए होंगे, अदरवाइज नींद आ रही होगी। अच्छा, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, और बेसिकली कहीं पे एफ ऑफ एक्स लिखा हो या वाई लिखा हो, इट्स अ सेम थिंग। एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हो ना, y = 3x - 1, या आप इसको लिखें f(x)=3x - 1, ये एक ही बात है। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि f(x)=k। k एक कांस्टेंट नंबर है। f(x) को मैं y लिख सकता हूं, मीन y=k। कहते हैं y=k, ये y=k कैसी लाइन है? अगर k कांस्टेंट नंबर हो, y=3, बताइए कैसी लाइन होगी? या y=2 कैसी लाइन होगी? y=1 कैसी लाइन होगी? y=1 ये लाइन होगी। कैसी है लाइन y=1? जी बिल्कुल। y=2, -2 कैसी लाइन होगी? ये लाइन होगी y=-2। y=-4 कैसी लाइन होगी? ये होगी y=-4। ये जब y=k कहता है ना, k कांस्टेंट नंबर है, जिसका मतलब हमारा ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। सो आप बताइए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, और वो कह रहा है उसके 3 सॉल्यूशंस हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? 3। कैसे पता चलता है 3 सॉल्यूशन में? 3 पॉइंट पे मीट करता है। सो इसका मतलब अगर मैं k रखूं -4, अगर मैं k रखूं -4, तो इसके कितने सॉल्यूशन हैं? 3। ही इज सेइंग, सुनिएगा क्वेश्चन, कि f(x)=k हैज 3 सॉल्यूशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर मैं कहूंगा आपसे, तो आप में से कोई k लिखेगा -4, आप में से कुछ लोग लिखेंगे k -3, k -2, k -5, आप में से कुछ लिखेंगे k -6, इसमें से लिखेंगे, कुछ लिखेंगे k -7, कुछ लिखेंगे k -8। क्या k -9 लिख सकते हैं? नो। अगर आपको मैं कहूं कि f(x)=k हैज 3 सॉल्यूशन, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो ये बहुत सी वैल्यूज है, आप लिख सकते हैं -1 2 3 4 0, सॉरी 1 2 -1 0, सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लीस्ट वैल्यू ऑफ k लिखें, तो फिर आप लीस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k यहाँ पे क्या बनेगी? वो है -8। सो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k जिसके लिए देयर आर 3 सॉल्यूशन, वो -8 है, क्योंकि इससे नीचे, इससे स्मॉल नहीं है। -9 पे 3 सॉल्यूशन नहीं है। इंटीजर उसने कहा था, बात आप ठीक है, लेकिन उसे मेंशन किया हुआ इंटीजर है। नेक्स्ट बताइए भाई, इसी का फोर्थ पार्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट इज ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन y=mx। ये y=mx कैसी लाइन होती है? देखिए, y=
जब x शामिल हो जाए तो वो लाइन हमेशा डायगोनल लाइन होती है। जब आपके पास हो ना y इज इक्वल टू 3, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। y इज इक्वल टू 4, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब आ जाए x इज इक्वल टू 3, ये एक वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। लेकिन जब y और x दोनों शामिल हो जाए, y इज इक्वल टू 2x हो जाए, तो ये लाइन कैसी होगी? डायगोनल लाइन। और अगर हो y इज इक्वल टू -2x, तो ये भी डायगोनल लाइन, लेकिन ये क्या कर रही होगी? ये फॉल कर रही होगी। ऐसे ही है ना? तो अब आप बताइए, y इज इक्वल टू mx कैसी लाइन है? ये एक स्ट्रेट लाइन है और डायगोनल है, और y एक्सिस को कहां से क्रॉस करेगी? ओरिजिन से, जीरो से। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, प्लस सी जीरो है। तो मैं रिपीट करता हूं, कहता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। मैं ग्राफ की तरफ जाता हूं। मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स। मैं एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि ओरिजिन से पास करे। क्यों ओरिजिन से पास करे? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें जीरो है, y इंटरसेप्ट जीरो है। सो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो ग्राफ के साथ एक पॉइंट पे मीट करे। कैसे ड्रॉ करूं? ओरिजिन से अगर मैं पास करूं, ये देखिए मैंने ओरिजिन से पास करवाई है ना लाइन, लेकिन ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे मीट कर रही है? दो पॉइंट पे। तो ये ग्राफ ये इनकरेक्ट है। कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो ओरिजिन को क्रॉस करे, डायगोनल लाइन हो, y इज इक्वल टू एम एक्स, डायगोनल लाइन हो, लेकिन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट करे, उसका एक ही सोल्यूशन हो। यार, जूम आउट किया तो आपका ग्राफ आधा कम हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। जूम आउट, अच्छा, सॉरी। ये लेंगे, ग्राफ भी कहता होगा ये क्या देखना चाह रहा है। अच्छा जी बताइए, कहाँ लाइन ड्रॉ करूं? ग्रेडियंट पहली बात पॉजिटिव जब कभी भी हो तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करेगा। ड्रॉ कर दूं या कोई बताएगा मुझे? नहीं यार, बता सकते हैं आप। एक ऐसी लाइन बनानी है कि वो ग्राफ को एक पॉइंट पे मीट करे। ये नहीं कि थोड़ा सा ड्रॉ करके आगे छोड़ दें। ड्रॉ ये तो देखिए, ये जो नीचे जो ग्राफ चल रहा है ना इधर, ये तो आगे एक्सटेंड हो रहा है। तो जितना आपने ग्राफ ड्रॉ किया उसके मुताबिक तो ठीक होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन बेस्ट क्या है, आप ये लाइन ड्रॉ कर। तो उसने कब कहा राइज करवानी चाहिए? उसने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स। ग्रेडियंट उसने ये नहीं कहा पॉजिटिव या नेगेटिव है। y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसने की मेंशन तो नहीं किया ना पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब ये ग्राफ उस कर्व के साथ एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। जितना मर्जी स्ट्रेट लाइन को या कर्व ग्राफ को बढ़ा लें, ये ग्राफ आपको पता है इससे ऊपर जाएगा और इधर से नीचे आ जाएगा, लेकिन ये उस लाइन के साथ एक ही दफा मीट कर रहा है। तो ये एक लाइन पॉसिबल है। और अगर किसी ने ड्रॉ करनी हुई तो यही बनेगी, लेकिन थोड़ी सी और टिल्ड बना सकते हैं। स्ट्रेट ही है सारी, लेकिन वर्टिकल नहीं है ना, तो ग्रेडियंट उसका y इज इक्वल टू एम एक्स तो ना हुई ना फिर वो लाइन। कुछ ऐसी लाइन बनेगी। नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में बताइए। मुझे लगता है लोगों ने अटेम्प्ट 6 तक किए। आपने सारा किया ना, कोई मसला नहीं। पूरा नहीं किया, नहीं किया। जी बाकी बताएं, प्रॉब्लम और कोई नहीं?
8C फर्स्ट पार्ट। 8C फर्स्ट पार्ट देखिए भाई। ये आपका तो है ही नहीं, आप आईजीसीएसई में ना, आपका तो है ही नहीं। एक टॉपिक रहता है जो कि ओ लेवल का, और एक टॉपिक रहता है आईजीसीएसई हैं आपके ओ लेवल की, और 2 रहते हैं आईजीसीएसई के। उनमें से एक एक टॉपिक कल मैंने करवा दिया है। एक आईजीसीएसई वालों का डिफरेंशिएशन हो गया है, और जीसी वालों का लोकस हो गया है, और एक टॉपिक सेट्स रहता है, लेकिन वो आप लोगों का तो नहीं है। वो देखिए, सेट्स मैंने नहीं करवाया, वो मैंने करवाना है इनको, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में भी। तो वो इसका मैं जब इनके साथ कराऊंगा तो ये होगा, हो जाएगा अगले 2-3 दिन के अंदर दोनों हो जाएंगे। लेकिन प्लीज अपने टॉप इस अच्छा, कल आप लोगों को अक्सर छुट्टी करेंगे कुछ लोग, बस कुछ है ना बात, तो छोड़ो उसको। हाँ जी। अच्छा जी, सी। अच्छा, फिर अभी तो ये ना करें ना। नहीं, मैं नहीं जाता, नहीं मैं जाता नहीं हूँ उधर, वो उसको वेन डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। सबको पता तो है वैसे, कुछ ना कुछ ये अलग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस टॉपिक को देख लेते हैं। अच्छा, जब भी फिल करनी हो वेन डायग्राम, तो सबसे पहले ये मिडल वाला पोर्शन फिल किया करें, ये वाला। क्वेश्चन देखते हैं। 50 students are asked if they like English or if they like mathematics. 3 say they do not like English and do not like mathematics. 33 say they like English. 42 say they like mathematics. So एक बात मुझे ये बताइए कि आपको बाहर तो पता चल गया कि यहाँ पे कितने आ गए, 3। आपको मैंने कहा इससे सबसे पहले ये फिल करना चाहिए। अब यही हमें पता नहीं है कि उन दोनों में कॉमन कितने, हमें नहीं पता इनमें कॉमन कितने। वैसे कुछ लोग मेंटली सोचें तो उनको पता चल सकता है कि एक्स क्या है, मिडिल में कॉमन क्या है, लेकिन हम मिट्टी डालते हैं सोचने को, कौन सोचे। इधर लिखते हैं एक्स, ये हमें नहीं पता नहीं ये एक्स है। तो इंग्लिश वाले कितने लोग हैं, 33। इंग्लिश, इस इंग्लिश के अंदर कितने लोग हैं, 33, और उसमें से एक्स क्या होंगे, माइनस करने हैं। तो इधर कितने लिखने, 33 माइनस एक्स। ये समझ रहे हैं ना, माइनस एक्स क्यों लिखना है। और मैथमेटिक्स में कितने हैं, 42, और इधर मैं क्या लिखूं बताइए, माइनस एक्स। अब अगर आप x फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपको पता है टोटल कितना है, 50। टोटल है 50, मीन 42 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 33 माइनस एक्स प्लस 3। ये 4 क्वांटिटीज ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50। यहां से बताइए कि 42 प्लस ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, 42 प्लस 33 प्लस 3 कितना बनता है, 45 प्लस 33। So x is 28। सो x अगर 28 है तो अब आप फिल कर सकते हैं, ये मिडिल में कॉमन कितने हैं, 28। 33 माइनस 28 क्या होगा, इधर आ गए 5, और उधर 42 माइनस 28 14 नहीं होता।
जी और बताइए। पसंद ना हो तो इतने अच्छे से पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, आपको वजह साल 2 साल में बंद हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई क्वेश्चन? बेसिकली मैं 8 is part 1 and second कहाँ है? नहीं, part 1 तो हो गया ना। अच्छा नहीं, part 1 नहीं हुआ। जी, सेट्स हमने करना है, लेकिन फिर भी जरा जल्दी से देखते हैं। यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। सो ये तो कॉमन रीजन दोनों का शो हो रहा है। सो उन दोनों का कॉमन रीजन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। सो सेट नोटेशन में ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए part 1। Okay, then second part, shade the correct region in each Venn diagram. Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट, बताइए कहाँ शेड करो। अच्छा, आपको किस किस को कॉम्प्लीमेंट यूनियन का पता है? चलिए, जिनको आइडिया है वो फिर बताएं कहाँ शेड होगा। वैसे करेंगे हम ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह अलग। देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों शेड करने। दोनों में कॉमन नहीं, दोनों। मीन क्यू फुल शेड होना चाहिए। पहली बात, मुझे पता है क्यू भी फुल शेड करना है और पी कॉम्प्लीमेंट भी फुल शेड करना है। तो आप ऐसा करें, उनका इन दोनों में से इन दोनों का कॉमन रीजन नहीं शेड करना, फुल फुल दोनों शेड होने चाहिए। सो आप ऐसा करें, पहले क्यू शेड कर लें। सो क्यू फुल शेड कर दिया, ये क्यू फुल शेड हो जाएगा। अब आप क्या करें? पी कॉम्प्लीमेंट भी शेड करें। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पी के बाहर जो है वो भी शेड कर। सो ये पी के बाहर भी सारा शेड हो जाएगा। सो ये शेडिंग आप जरा बेहतर करके कर लें। सो वो रीजन जो सिर्फ पी के अंदर आ रहा है वो नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। इसकी तरफ आते हैं। के यूनियन एल। के यूनियन एल का कौन का रीजन कॉमन विद आउट विद एम कॉम्प्लीमेंट। एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? आउटसाइड एम। वो कौन सा रीजन है जो एम के बाहर है और के और एल के अंदर आ रहा है? आउटसाइड एम एंड विद इन के एंड एल। सो ये रीजन, दिस वन। ऐसे ही है ना? सो ये रीजन आप शेड कर देंगे। मीन ये जी क्लियर है? आज इंशाल्लाह आपको, आपने सेम ईयर मीन मई जून 2022 जीसी ओ लेवल का पेपर 2 अटेम्प्ट करना है, वेरिएंट 1। सेम ईयर कल हम जीसी ओ लेवल का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मैं ग्रुप में सेंड कर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।